आपका एक जुमला बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, हैप्पी दिवाली मोदी जी। हैप्पी दिवाली मोदी जी। अगर आपका सरनेम खालिद है तो प्रॉब्लम है। तो खोटा सिक्का अच्छा नाम कैसे, और खोटा सिक्का ही क्यों? समाज ने अच्छा दिया ये नाम, क्योंकि खोटा जो सिक्का होता है वो चलता नहीं है। 80,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं 2014 के बाद से। हिंदू राष्ट्र बनने वाला सीन हो या खालिस्तान वाला सीन हो, हमको अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। कोई बॉम्ब बनाने की सामग्री क्रांतिकारी इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि सरकार सही नहीं होती है। एक्चुअली गुमराही की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है इस देश का, चाहे वो युवा हो या किसी भी कम्युनिटी से आता हो। एग्जैक्ट ना हरास कर दिया, उसके डीएम भरे होंगे रेप थ्रेट से बेचारी के। अभी मोदी जी सब कुछ लीपा पोती समेटने के लिए आके वीडियो बना के बोल रहे हैं कि थैंक यू फ्रेंड्स। इन लोगों का गाली दिया जाना माफ किया जा सकता है, इन लोगों का गाली दिया जाना माफ नहीं किया जाएगा। गांधी को गाली दे सकते हो, कलाम साहब के बारे में बोल सकते हो। एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग होते हैं, एक साइड से वो बच्चे होते हैं जिनको चाइना से फंड किया गया हुआ होता है। आपको मैं बताऊं, लिटरली गाड़ियां खुद तोड़ के रखी थी पुलिस वालों ने। मेरे पास वीडियो है। एक तरफ पत्थरबाज और एक तरफ गालीबाज। उमर खालिद है तो वो जेल में, और कन्हैया है तो वो रिहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, पर ये सच है। लेकिन तूने पंजाब में पेपर लीक हो गए तो क्यों नहीं उस पे आवाज उठाई? कोई नेता अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ के किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया इस्तीफा, दिया लेकिन नहीं है, छीना उसके है। हाँ उसके बाद जो आए हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो तो वही दूध के धुले हुए हैं नहीं। ही इज वेरी टैलेंटेड गाय। बहुत रिसर्च करने के बाद एक वीडियो में उन्होंने आके ऐसा बोला कि कांग्रेस के टाइम पे लाइट ज़्यादा जाती थी, इस वजह से जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। सरकार में सब कठपुतली हैं, ऑर्डर कहीं और से आता है। आदाब, सलाम, नमस्ते। आप सुन रहे हैं शाहीन आहंग, चेतना का कंपस, जिसमें आप जानते हैं कि हम चेतना की गुफ्तगू करते हैं, उन आवाज़ों को, उन दृश्यों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अमूमन अनसुना कर दिया जाता है। और आज इस कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही अतरंगी और ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम जितने कि वो खुद अतरंगी हैं, उनका नाम भी उतना ही अतरंगी है। खोटा सिक्का, बिल्कुल सही सुना आपने, खोटा सिक्का। ये नाम उन्होंने ख़ुद को क्यों दिया, ये हम भी नहीं जानते, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो एक बहुत ही अच्छे रैपर हैं और एक्टिविस्ट हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं। और अमूमन हम ऐसा सोचते हैं कि बतौर इस देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे कि किन लोगों के लिए आवाज़ें उठाने का हक़ है या नहीं है, और सब अपने अपने तरीके से उन आवाज़ों को उठा रहे होते हैं। तो इनका भी एक अपना अंदाज़ है, जिसे हम उर्दू की ज़ुबान में तंज़ कहते हैं और हिंदी में व्यंग कहते हैं, जिनकी आधी से ज़्यादा बातें व्यंग्यात्मक होती है, जिन्हें समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा दिल लगाना पड़ता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा आपको ले चलते हैं खोटा सिक्का के पास। हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द स्लैंग आई हैव। खोटा सिक्का ऑन द बीट, सीधा दिल्ली से शॉट। पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपना ये नाम क्यों दिया है, और अगर आप अपना असल नाम बताना चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं। मेरा मतलब व्हाट आई बिलीव इज़ कि आपका आर्ट फॉर्म जो है वो आपके बारे में बात करना चाहिए, रैदर देन कि आपका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है। तो और मैं एक चीज़ के और बहुत खिलाफ हूँ, मैं ये नाम, धर्म, इन कास्ट, इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर डिस्कस्ड है, बस इसलिए मैंने कोई ऐसा नाम नहीं रखा अपना वहाँ पर। दूसरा एक रीज़न और ये था कि जज करते हैं लोग थोड़ा सा, आपके नाम के पीछे शर्मा लगा हुआ है, फिर अगर आप किसी दलित को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो किसी एक गलत चीज़ के लिए, तो फिर ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये तो अपर कास्ट से है, तो ये तो बोलेगा ही दलित के खिलाफ। अगर आप मुसलमान हो फिर आप कोई पॉलिटिकल कंटेंट बना रहे हो तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका सरनेम खालिद है तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा नाम रख लेते हैं, खोटा सिक्का। तो खोटा सिक्का अच्छा नाम कैसे, और खोटा सिक्का ही क्यों? आप तो और भी कोई नाम रख सकते थे। क्योंकि इट्स लाइक जब आप पॉलिटिकली चीज़ें थोड़ा सा लेके आते हो, बोलते हो, तो लोग आपको वही समझते हैं। आपकी फैमिली वाले आपको पहले क्रिटिसाइज़ करते हैं सबसे पहले कि अरे ये क्या बोल रहा है तू, इनको तो हम सपोर्ट करते हैं, तू इनके खिलाफ कैसे बोल सकता है। तो ये नाम आपको कहीं आपकी फैमिली वाले ने तो नहीं दिया, या फिर समाज ने अच्छा दिया ये नाम। और ऐसा ही होता है, जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो आपको दबाया जाता है। दबाया इन द सेंस आपको, आपकी बेइज्जती की जाती है, बोला जाता है कि ये नहीं चलेगा ये सब, बट ऐसा नहीं है, चल रहा है थोड़ा बहुत। तो क्योंकि
खोटा जो सिक्का होता है वो चलता नहीं है, तो आपको समाज या परिवार या आसपास के लोगों ने, दोस्तों ने ये कहा होगा कि ये नहीं चलेगा, तो आपने कहा क्यों ना इसका नाम खोटा सिक्का रख लिया जाए। हाँ आपको एग्जैक्टली पसंद आ गया ये नाम? हाँ बहुत, मेरे को इसी नाम से लोग प्यार करते हैं। मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी था तो मेरे को कई लोग मिल जाते थे ऐसे ही, और वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, कभी मेरा नंबर लेते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि नाम में नहीं रखा कुछ इतना, लोग शक्ल से जानते हैं थोड़ा बहुत। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे कैसे एड्रेस करूं। यू कैन कॉल मी खोटा, दिस इज व्हाट पीपल कॉल मी। नो एक्चुअली नहीं, इट साउंड्स गुड। ओके ठीक है, खोटा सिक्का, जो कि मैं ये ज़रूर कह दूं कि ये जो खोटा सिक्का है वो बहुत ज़्यादा चलता है और हर वक्त चलता है और चलता ही रहता है, और ये हमारी कामनाएं हैं कि आप न सिर्फ चलें बल्कि दौड़े भागे और आसमान की तमाम बुलंदियों को आप छुएं। तो खोटा सिक्का अगेन चलने वाला, आपसे यही मेरी मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो आपने अपनी जर्नी शुरू की खोटा सिक्का वाली, है ना, ये कैसे शुरू की, कैसे ख्याल आया आपको, और क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैं सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें नहीं बनाता हूँ। इट्स लाइक मेरा ये मानना है कि हर इंसान की एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी काम के साथ साथ आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और आपका वोकल अप होना ज़रूरी है। तो मैं म्यूज़िक जब करता था तो लव सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें बनाता था। उसके साथ साथ मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने चीज़ें झेली है, डंडे खाए हैं पुलिस के, सर तुड़वाया है कई बार, और प्रोटेस्ट में रहा हूँ बहुत बार, तो इसीलिए साथ के साथ मैं ये सारी चीज़ें भी करता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल माहौल ऐसा हो गया है देश के अंदर कि आपको हर चीज़ में पॉलिटिक्स मिलेगी, तो इसीलिए आपका अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सारी चीज़ों के अलावा इसमें बोलना। तो मैं वो इंसान नहीं हूँ कि आई एम आर्टिस्ट ब्रो, प्लीज़ डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। आप कोई भी हो, आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोलना पड़ेगा, अनलाइक दिलजीत सर। आपका एक जुमला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, हैप्पी दिवाली मोदी जी। तो मुझे बस ये जानना है कि आप अपने तंज़िया लहजे के लिए बहुत ज़्यादा जो है मशहूर रहते हैं और चर्चा में रहते हैं, तो ये जो तंज़ वाला जो आपने अंदाज़ अपनाया है, ये किस तरह से अपनाया, कैसे आपने सोचा कि आप अपनी बात तंज़ से कहेंगे? क्रिटिसिज्म इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ, मतलब किसी को बुरा भला जो भी आपको कहना है, तो क्रिटिसिज्म इज़ द बेस्ट वे, मेरा ऐसा मानना है। मैं रैप में भी वही करता हूँ मोस्टली। उस दिन ये हुआ था कि हम जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, हमने ये सोचा था कि पीसफुली सोनम सर के साथ जाएंगे उधर, बट उससे पहले ही उनको उठा लिया उन्होंने चादर डाल के, मतलब एक सफ़ेद चादर में लपेट के इस देश की डेमोक्रेसी को उठा के ले गया कोई कहीं, ऐसा कर दिया गया था उस दिन, विच वॉज वेरी सैड एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया स्टूडेंट्स में और सब में कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप, ये तो अनलॉफुल चीज़ है बहुत ज़्यादा, किसी को किडनैप कैसे कर सकते हो आप। तो जब नेक्स्ट डे हम गए तो हम इतना तो प्रिपेयर थे कि हो सकता है थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो वो बम फोड़ रहे थे ना वहाँ पर, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उससे ना बहुत चोटें भी लगी, सर्वर फूटा, सब हुआ, तो इतना फूट रहा था वो पीछे कि मेरे को ऐसा एकदम से ध्यान आया कि तो दिवाली में भी नहीं होता इतना, तो जितना यहाँ अभी करवा रहे हैं अमित शाह जी, तो इतना तो नहीं होता। इसीलिए मैंने कैमरा खोला और एग्जैक्टली उसी टाइम और फट गया पीछे, धुआं धुआं हो रहा था, तो मैंने बोल दिया बस उसमें कि हैप्पी दिवाली। दिवाली ही खेल रही थी सरकार उस दिन, दिवाली ही खेली है सरकार ने उस दिन, और 20 तारीख का वो दिन इतिहास में लिखा जा चुका है उसी तरीके से। और भी चीज़ें हुई है, वो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके पिछवाड़े में से डंडा ठूस रहे हैं, वो नवीन राठी नाम है उनका, और एक संदीप लांबा जी है जिन्होंने थप्पड़ मार दिया सीधा, वो तो आईपीएस ऑफिसर हैं, उसके बाद भी सस्पेंडेड है फिलहाल, लेकिन और कोई कार्यवाही नहीं हुई उन पे। अच्छा। कोई केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि ये मॉलेस्टेशन का मामला है सीधा सीधा, तो कोई तो केस दर्ज होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऐसी जिसके लिए बोलना पड़ता है। अब चाहे रैप में बोलो, हैप्पी दिवाली बोल के बोलो, एक्चुअली वी ऑल लव मोदी जी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हाँ, आपने तंज को हथियार बनाया अपनी बात कहने के लिए, जैसे कोई कविता को बनाता है, कोई कहानी को, रैप भी करते हैं आप। आपने कोई रैप भी लिखी है इस दौरान, खास तौर पे सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान? बहुत सारे रैप लिखे थे उस टाइम पे।
कहाँ से चले आते हैं, कौन है ये, खुद को स्टूडेंट बताते हैं, कौन है ये, साले डंडे भी खाते हैं, कौन है ये, अपनी जानें गंवाते हैं, कौन है ये, इनके बस्ते में रखी किताबों का बोझ, इनकी मासूम आंखों में ख्वाबों का बोझ, अपने घर और माँ बाप से रहते दूर, फिर ये सिस्टम के जुल्मों अजाबों का बोझ, इतनी बेरहमी से इनको पीट रहे हो, सड़कों पे इनको ऐसे घसीट रहे हो, कहते भाषण में देश का फ्यूचर, इन्हें इतना दोगलापन किधर से सीख रहे हो, ऐसा ऐसा करके मतलब थोड़ा सा हम तो फ्यूचर है ना इस देश का। एग्जैक्टली तो हमको क्यों घसीट रहे हो आप लोग, सड़कों पे क्यों मार रहे हो हमको? हम कोई आपसे ऐसी चीज़ें थोड़ी मांग रहे हैं जो अननेसेसरी है, अनलॉफुल है, या कोई बॉम्ब बनाने की सामग्री थोड़ी मांग रहे हैं। हम हक ही तो मांग रहे हैं पढ़ने का। स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं, 80,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं 2014 के बाद से, जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि स्कूल बढ़ना चाहिए था ना। एक ही तरीका है इस देश को ग्रो करने का या आगे लेके जाने का, दैट इज़ एजुकेशन। उसके अलावा नहीं हो पाएगा। बाबा साहब भी इसी चीज़ को बोलते थे हमेशा, उसी आइडियोलॉजी, और कोई आइडियोलॉजी इस देश में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, चाहे आरएसएस हो या कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। तो जब तक इनकी आइडियोलॉजी से काम नहीं चलेगा। मानते कि जो बाबा साहिब की आइडियोलॉजी या फिर जो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी है वो इस देश को ज्यादा बेहतर ढंग से चला सकती है बनिस्बत की बाकी दूसरी नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि वो ही चला सकती है। अदर आइडियोलॉजीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। हाँ, वो प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो किसी भी साइड से आ रही हो, मुस्लिम्स बैकग्राउंड से हो, हिंदुइज्म पे हो, जैसे हिंदू राष्ट्र बनने वाला सीन हो, या खालिस्तान वाला सीन हो, या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है देश के लिए। तो ये जो मुस्लिम आइडियोलॉजी की बात की कि वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, वो कौन सी किस तरह की चीज़ें हैं जो मुस्लिम आइडियोलॉजी प्रॉब्लमेटिक है? ऐसे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टूल किट की तरह है, उनको यूज़ किया जाता है भड़का के। और मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि कोई मुसलमान मांग कर रहा हो अलग से कि हमको अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हिंदू राष्ट्र वाली बात है तो वो तो ऑलरेडी असंवैधानिक है एक तरीके से, क्योंकि देश तो सबका है ना। मुसलमानों के बाप दादाओं ने भी तो खून बहाया है अपना, वो भी तो यहीं पड़े हुए हैं मिट्टी में कहीं ना कहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ओवर डिस्कस चीज़ है, इन पे बात भी नहीं होनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य ही यही है कि टॉपिक्स ही हैं हमारे पास बात करने के लिए। एग्जैक्टली, आपने बोला कि ओवर डिस्कस्ड चीज़ें हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि खोटा सिक्का अगेन बहुत ज़्यादा चलने वाला प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों पे हमें बात करना पड़ रही है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये इस देश की विडंबना है कि हमें इन चीज़ों पे अब भी बात करना पड़ रही है, लेकिन क्या करें, क्योंकि आप एक्चुअली गुमराही की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है इस देश का, चाहे वो युवा हो या किसी भी कम्युनिटी से आता हो। तो अगर हमें वो जो हम गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर एक चिराग जलाने की तो ज़रूरत है, एक अवेयरनेस का, एक जागरूकता का। बस इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना। बार बार बात करना ही पड़ेगा अगर नहीं सुना जा रहा है तो। जैसे आपने बोला ओवर डिस्कस्ड है, ओवर डिस्कस्ड होने के बावजूद भी ना बात करना तो सोल्यूशन ही नहीं है। वो ओवर डिस्कशन करते भी हम ही हैं, मैं ही करता हूँ, इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना। बट मतलब मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि हम अगर पॉडकास्ट में बैठे हो तो हम बात कर रहे हो कि एक 12 साल के बच्चे ने उड़ने वाली कार इजाद कर दी है इस देश के अंदर, हम इन चीज़ों में बात कर रहे होते तो कितना अच्छा लगता ना, मज़ा आता। हाँ, तो ये विडंबना ही तो है इस देश की कि हम ये सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, और यही सारे टॉपिक्स तूल पकड़ने वाले हैं। यही सारे टॉपिक्स को पकड़ के आपको पता है न्यूज़ वाले क्या बात कर रहे हैं, किया जाता है इस वाले टॉपिक्स को, और लोग ज़्यादा सुनना भी इसी को पसंद कर रहे हैं। ये भी एक बात है। आज की हेडलाइंस ये है मोदी जी के वो वीडियो पोस्ट करने के बाद, गाली वाले के बाद, कि न्यूज़ पे चीन का जो वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, अगर चीन के राष्ट्रपति को गाली दे दी जाए तो वहाँ क्या सज़ा मिलती है। ये टॉपिक है न्यूज़ वालों का आज, क्योंकि हिंदुस्तान के पास खुद के बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो एक दो लोग हैं जिन्होंने गाली दी थी, ठीक है, पर्टिकुलरली वो एक तो नाबालिग बच्ची है वो जिसने गाली दी थी, उसको पकड़ के उस पर केस कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, इतना हरास कर दिया, उसके डीएम भरे होंगे रेप थ्रेट से बेचारी के। अभी उसके ऊपर से अब मोदी जी सब कुछ लीपा पोती समेटने के लिए आके वीडियो बना के बोल रहे हैं कि माफ कर देते हैं बच्चों को। गाली देने से एक चीज मुझे आई ओपोज गाली देने वाली चीज क्लियरली। लेकिन क्या ये कौन डिसाइड करता है? ये भी तो एक बात है ना कि ये कौन डिसाइड कर रहा है कि ये लोग गाली दे सकते हैं, ये लोग गाली नहीं दे सकते।
इन लोगों का गाली दिया जाना माफ़ किया जा सकता है, इन लोगों का गाली दिया जाना माफ़ नहीं किया जाएगा। उस व्यक्ति को गाली दी जाएगी तो माफ़ नहीं की जा सकेगी, उस व्यक्ति को गाली दी जाएगी तो माफ़ कर दी जाएगी। अगर आप इस साइड हो तो आपको सरकार का संरक्षण है, आप गाली भी दे सकते हो, गांधी को गाली दे सकते हो। एग्जैक्टली वो जो अभी रिसेंटली वो क्या कुछ नहीं कह रही थी गांधी के बारे बहुत में बोला है उसने कि पता नहीं, मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। exactly. कलाम साहब के बारे में बोल सकते हो, आप निशु के पापा का सर फोड़ सकते हो अगर आप उस साइड से हो तो। स्टिचेस लगने के बाद भी कोई एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर वाली नहीं हुई उन लोगों पे जिसने निशु के बाप का सर फोड़ा था उन पे। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है जब आप उस साइड हो तो। रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ओपनली हाँ, तो फर्क पड़ता है। आपको सरकार का संरक्षण है अगर आप इस साइड हो, अगर आप इस साइड हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये तो संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ ना। मतलब आपको जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हक दिए हैं हर इंसान को, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मजहब से आ रहे हैं, कौन से तबके से आ रहे हैं, हर किसी को बराबर हक है। इसीलिए देश के अंदर क्रांतिकारी लोग होना जरूरी है। चे गुवेरा भी यही बात बोलते थे कि इट्स बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन योर नीज। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्रांतिकारी इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि सरकार सही नहीं होती है, तो वही काम कर रहे हैं। क्रांतिकारी की आपने बात की, खोटा सिक्का, तो मैं ये बोलना, मेरे को ये पूछना है कि आप जो जेनजीज हैं और जेन अल्फाज जो हैं, जो अभी सड़क पर उतर रहे हैं, और इनको बतौर क्रांतिकारी या इन लोग जब आंदोलन में या प्रोटेस्ट में उतरते हैं तो इन लोगों को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसे देखता हूँ इनको कि एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग होते हैं, जेएनयू वाले बच्चे, एक साइड से वो बच्चे होते हैं जिनको चाइना से फंड किया गया हुआ होता है। तो ये जो है ये तंज है, तो आप प्लीज़ इसको, एक चीज़ मुझे ऑडियंस को क्लियर करनी है, क्योंकि हम यहाँ खोटा सिक्का के साथ बैठे हुए हैं। ये जो भी बात कहेंगे आपको जो है उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, आपको उसके पीछे जो तंज छुपा हुआ है वो समझने की कोशिश करनी है। प्लीज़ कंटिन्यू। तो टुकड़े टुकड़े गैंग और इस साइड से चाइनीज़ फंडेड बच्चे जो थे वो दोनों मिले। उसके बाद फिर मतलब सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान जी को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। दहशतगर्दों से डर गए वो, जिनको पहले उन्होंने दहशतगर्द बोला था, आपने देखा होगा शायद। बाद में ये कितना इलॉजिकल है एक एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कि पहले आप दहशतगर्द बोल दो, बी टीम बोल दो, उसके बाद खुद ही रिजाइन दे दो। अपनी चीजों पे तो रहो भाई, या तो दहशतगर्द है तो है, फिर उनको फोड़ो तोड़ो फोड़ो जो करना है करो। रिजाइन कैसे दे दिया आपने? इसका मतलब हम सही थे। ये अगला सवाल, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली बने रहे इस प्रोटेस्ट में, रिजाइन कैसे दे दिया? मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर कैलकुलेशन? आपको मेरा हाँ, वो ऐसे क्योंकि पहला कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 20 तारीख को जो हुआ, जैसे मोदी जी ने कल बोला कि पूरी दुनिया ने देखा, वैसे ही 20 तारीख को जो ब्रूटैलिटी पुलिस के साइड से हुई, जो महिलाओं के कपड़े फाड़े, ये सारी चीज़ें हुई, उसको देखा पूरे देश ने। इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया उसको, बीबीसी ने और दूसरे न्यूज़ ने, CNN ने। तो हर जगह थू हुई पहले तो सरकार की। दूसरा ये कि जितना क्राउड सीपी में था उस दिन उतना कभी नहीं हुआ। कम से कम भी 7-8 लाख बच्चे थे, सीपी पूरा भरा हुआ था। तो इट्स काइंड ऑफ कि जब दिखता है कि पूरा का पूरा स्टूडेंट एक जगह आके बैठ गया है, यूपी, झारखंड और राजस्थान, पता नहीं कहाँ से बच्चे आए थे, सब वहीं बैठे हुए थे आके। तो इसीलिए दबाव है, ये दबाव ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो मांगनी पड़ेगी ना। इसलिए तो अकाउंटेबिलिटी मांगी और मजबूर होके रिज़ाइन दिया नहीं है उन्होंने। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, रिज़ाइन छीना गया है उनसे। तो उनको धक्का देके उनकी कुर्सी से धकेल के हटाया गया है। अच्छा, किन्होंने, किसने छीना? ये हम जैसे चाइनीज फंडेड स्टूडेंट्स ने। ऐसा होता था सीजीपी के प्रोटेस्ट में, जब हम बैठते थे ना, रात को हम बैठते थे, ठीक है, और जो चाइना वाले जो खाना वाना भेजते थे हमारे लिए, वो हम खाते थे रात को। सुबह तक हम स्लीपर सेल में कन्वर्ट हो गए फट जाते थे सुबह, जितने भी बच्चे थे हम। तो एक्सप्लोजिव्स हो रहे थे डेली वहाँ पर। पाकिस्तान का भी हाथ था थोड़ा थोड़ा वैसे उसमें। आजकल न्यूज़ पे चला रहे हैं, पाकिस्तान का लिंक ढूंढ रहे हैं नेशनल मीडिया वाले इंडिया में कि स्टूडेंट्स का, अरे कितना। और एक तो वो न्यूज़ पे कुछ आया था कि वो AI से ऐसे करके ऐसे चला रहा है, पैर चला रहा है, उसमें वो गाड़ियाँ तोड़, आपको मैं बताऊँ लिटरली गाड़ियाँ खुद तोड़ के रखी थी पुलिस वालों ने। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा, अटैच कर देना। रात को जैसे 20 तारीख को प्रोटेस्ट का टाइम था,
19 तारीख की रात को पत्थरों से भरे हुए ट्रक वहां पर थे, लाए गए। हाँ, वीडियो में है ये। और ये कौन लेकर आए? ये पुलिस के साइड से आया था। ये प्रूफ है वीडियो में, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स है। और उसके बाद अब सीपी ऐसा एरिया है जहाँ पर पत्थर कहाँ से आएंगे, बहुत सिक्योर्ड एरिया है, वहाँ इतने पत्थर कैसे आ गए, कहाँ से इतने पत्थर चल रहे थे, कहीं से तो लाए गए होंगे। और इतनी चेकिंग के बीच में कोई स्टूडेंट कहाँ से पत्थर लेके आ गए, कहीं से नहीं आए, वो उसी की साइड से आए थे, सरकारी गुंडे थे या क्या थे, उन लोगों ने पत्थर वत्थर मारे। और पत्थर वाला तो ऐसा हो गया, साथ के साथ गाड़ियां भी रखी हुई थी वहां पर पहले से टूटी हुई। मैंने वीडियो बनाया था, आप देखोगे तो लगेगा कि ये तो ऐसा नहीं चल रहा मूवी की शूटिंग हो रही है। ये जो आपने पत्थर की बात करी, तो एक तरफ पत्थरबाज और एक तरफ गालीबाज, ऐसा लग रहा था कि पत्थर, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पत्थरबाज और गालीबाज, क्योंकि हमने देखी वो पोस्टर्स वगैरह जो हमारे देश के जो युवा हैं या जनजीज हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए, तो ये पत्थरबाज और गालीबाज की कोई टकरार थी या क्या था? हम सीजेपी के प्रोटेस्ट को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, गालियां दे दी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ आए थे उस बार, तो चीज़ें हुई है थोड़ी मोड़ी इधर उधर। गालियां देने वाली जो चीज़ है, वी अपोज दैट, मतलब गालियां नहीं देनी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन वो नाबालिग बच्ची है एक जिसने गाली दी थी, छोटी सी, उसको इतनी हरास कर दिया गया, पुलिस ने उसको उठाया और उससे लिटरली माफ़ी मंगवाई। एक तरफ मोदी जी वीडियो डाल के बोल रहे हैं कि चलो हम माफ़ कर देते हैं, हमारे ही बच्चे हैं, दूसरी तरफ उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो एक वीडियो बनाए, प्रॉपरली सोशल मीडिया पे डाले। तो वो ना एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन है वो। एक तो वो पहले ही इतनी वायरल हो गई एक वीडियो के थ्रू, है ना, उसके बाद उससे माफी और मंगवा रहे हो। जो नहीं भी जानता था, उसका नाम नहीं जानता था, उसका फेस ठीक से नहीं जानता था, सबने जान लिया कि कहाँ है क्या है। उसको उसके डीएम में रेप थ्रेट्स आ रहे होंगे और आगे जाके क्या पता कब कोई उसमें हमला कर दे, तेजाब फेंक दे उसके मुंह पे। तो ना नेताओं को आइडलाइज करने में प्रॉब्लम ये होता है, जब आप वर्शिप करने लगते हो ना, तो बहुत पर्सनल हो जाती है चीजें। ये दिक्कत है। इस पे ये बात करनी है कि एक तो यही वाली बात कि हम अपनी बात नहीं रख पा रहे, और दूसरा बार बार मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है आपको खोटा सिक्का बोलते हुए, और आप अपना नाम भी नहीं कहना चाह रहे। मतलब मैं विच आई रियली डोंट माइंड, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू दैट, बट मैं बस इसके पीछे जो एक मर्म है उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ये कैसी मजबूरी है कि हम अपना नाम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कन्हैया लाल वर्सेस उमर खालिद, है ना, कि उमर खालिद है तो वो जेल में और कन्हैया है तो वो रिहा है ना। ये क्या मजबूरी है कि हम अपना नाम नहीं बता रहे, हम अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। हमारा देश आज उस कगार पे पहुंच गया है क्या कि हम अगर अपना नाम डिस्क्लोज करेंगे तो हमें जज किया जाएगा, हमें तरह तरह से, चाहे वो मजहब के एतबार से हो या जाति के एतबार से हो। ये क्या बेबसी है, ये क्या मजबूरी है? डू यू हैव समथिंग टू? इसके दो रीज़न है। पहला है पर्सपेक्टिव, आप कुछ बोल रहे हो, आपका सरनेम खालिद है तो मैं अलग तरीके से लूँगा उस चीज़ को, ठीक है। आप अगर वाल्मीकि हो, फिर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मैं अलग तरीके से लूँगा उस चीज़ को। ये दुर्भाग्य है इस देश का, पर ये सच है। पहला ये। दूसरा ये कि सेलेक्टिव आउटरीच, ये बहुत मेन प्रॉब्लम है इस देश का। सेलेक्टिव आउटरीच ऐसे कि हरिओम वाल्मीकि मरा थोड़े टाइम पहले, मॉब लिंचिंग हुई थी उसकी, ठीक है, उसको पीट पीट के मारा, वीडियो थी पूरी उसकी। अब जो लोग दीपू चंद्र दास के लिए रो रहे थे, जिसको वहाँ मार दिया था बांग्लादेश में बाहर, है ना, वो सेम लोग इंजॉय कर रहे थे हरिओम वाल्मीकि का मरना, क्योंकि वो लोअर कास्ट था और उसको अपर कास्ट वालों ने इसीलिए मारा था क्योंकि वो लोअर कास्ट था। एक ही रीजन था। हाँ। तो ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है, ये जाति और धर्म की वजह से है। इसीलिए मैं नॉर्मली ये नहीं चाहता, मतलब मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी नेशन में। कॉन्टिन्यूटी में जो आपने भी एग्जांपल दिया, जब भी शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हाँ। तब यही लोग थे जो आज इस वाले प्रोटेस्ट में थे। ये कह रहे थे कि मोदी जी लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। हाँ। पर आज जब इन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो फिर आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ मैं समझ रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे अगर मैं मान लो बीजेपी सपोर्टर हूँ, मेरा ही छोटा भाई है जिसने सुसाइड कर लिया, मर गया वो नीट की वजह से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ना पर्सनल लॉस हो गया, तो मैं चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस देश के अंदर लोग खुद फील नहीं करेंगे ना, जब तक पर्सनल नहीं होगा, तब तक चीज़ें नहीं बदल सकती। लेकिन ऐसा ही है, कहीं ना कहीं ऐसा ही है। लेकिन मैं ये एक और अगेन एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि
हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम किसी के ज़ख्म को देख के तो हमें बुरा महसूस होता है, पर किसी दूसरे के ज़ख्म को देख के हमें खुशी महसूस होती है। ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है, लेकिन ये हो रहा है इस माशरे में, हमारे भारतीय समाज में ये हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है। लेकिन क्या ये सोल्यूशन हो सकता है कि हम अपना नाम, हमें अपनी आइडेंटिटी को ढक के या छुपा के रखना पड़े? ये सोल्यूशन किस हद तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका नाम मायने रखता ही नहीं है, आपका काम मायने रखता है। आई वॉन्ट पीपल टू नो मी बिकॉज ऑफ माई आर्ट ओनली, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नाम का एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक देश है। तो दिक्कत यह है कि आपके नाम को आपके धर्म से जोड़ दिया जाता है। अगर मेरा नाम कोई ऐसा होता, मेरा नाम मान लो स्टीफन नाम होता मेरा, या कोई ऐसा नाम होता जिसका कोई लेना देना नहीं होता किसी धर्म से, मैं बस ये चाहता हूँ कि धर्म वाली जो चीज़ें हैं ना, जो धर्म को कनेक्ट कर देती है किसी इंसान से, वो प्रॉब्लमैटिक है, वो नहीं होनी चाहिए। वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हर चीज़ में आपकी आइडेंटिटी और इवन पॉलिटिक्स, सब कुछ मजहब के आधार पे या जाति के आधार पे। यही तो हिंदुस्तान में एक्चुअली कास्ट पॉलिटिक्स ही चल रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। या तो हिंदू मुसलमान हो रहा होता है, या दलित और ब्राह्मण हो रहा होता है, कास्ट, हाँ, अपर कास्ट हो रहा होता है। हाँ, तो बस इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो मैंने नाम अपना डाला था खोटा सिक्का, पीपल लव मी बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बस इसीलिए नहीं चाहता हूँ कि नाम जाए। अगर मैं शर्मा होता, कोई उपाध्याय होता कोई, फिर मैं यहाँ बैठ के दलितों के लिए बात करूँ अगर, और अगर कुछ ऐसा बोल दूँ जो दलितों के अगेंस्ट चला जाए थोड़ा सा, तो लोग समझेंगे थोड़ी, लोग तो ये सोचेंगे कि अच्छा ये तो अपर कास्ट ब्राह्मण है, ये तो बोलेगा ही। तो वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा, लोगों का दिमाग छोटा है इंडिया के अंदर थोड़ा सा अभी फिलहाल। लेकिन ये वाली बात भी तो है कि जिसको तकलीफ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ जल रहा है, तो आप जो हैं वो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ को जो हो रहा है वो मुझे ही महसूस हो रहा है, वो दर्द, वो तकलीफ, ये तो आप समझते हैं ना। एग्जैक्टली है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं। जब सैयद अख्तर मिर्ज़ा साहब फिल्म बनाते हैं, जैसे सलीम लंगड़े पे मत रो और तमाम जो फिल्म उन्होंने बनाई है, जब वो फिल्म बनाते हैं तो वो मुसलमानों को एक अलग तरह से पेश करते हैं। लेकिन वही जब आपने जैसे बॉम्बे जैसी फिल्म देखी होगी, है ना, उसमें मुसलमानों को जब दिखाया जाता है तो अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो ये भी तो एक बात होती है ना कि जिसका दर्द होता है वो उस दर्द को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर पाता है, और जो देखने वाले होते हैं वो समझते हैं, लेकिन महसूस शायद नहीं, उस शिद्दत तक नहीं पहुंच पाते होंगे। महसूस करने के लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, पहला तो ये कि इंसानियत, दूसरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वही सिखा के गए सबको कि एजुकेशन इज समथिंग विच शुड बी ऑन टॉप ओवर एवरीथिंग। तो जब आपके पास मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, तो जब बिल्किस बानो के बलात्कारी बाहर आएंगे ना, तो आप उनका वेलकम नहीं करोगे। कुलदीप सेंगर जैसे लोग जब बाहर आएंगे ना, तो आप उनके सपोर्ट में नहीं जाओगे, पर नेता गए थे उनके सपोर्ट में। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग फ्रॉम इंडियाज पीपल। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग है। एजुकेशन, एक्चुअली एजुकेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो जब आप एजुकेट होते हैं या कोई तालीम हासिल करते हैं, तो ये जो है ये एक मुश्किल प्रोसेस है, इसमें मेहनत लगती है। लेकिन सोशल मीडिया की रील्स को देख के इन्फ्लुएंस हो जाना, इसमें मेहनत नहीं लगती। शायद इसलिए भी लोग आसान रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, ये भी एक चीज़ है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थोड़े से ज़्यादा प्रचलित हैं आजकल, फैक्ट्स को छोड़ के। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए बहुत सारे लोगों के कि भाई तू सीजेपी के प्रोटेस्ट में तो था, लेकिन तूने पंजाब में पेपर लीक हो गए तो क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाई, ऐसे करके। अब जब मैंने उस पर रिसर्च की, ध्रुव राठी की वीडियो, आई रिस्पेक्ट दैट गाय, लोगों का कोई भी ओपिनियन हो, आई डोंट केयर। तो ना उसमें ध्रुव राठी ने डिकोड किया, उसको डिबंक किया। उसने बताया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, एक दो नकल माफिया वहाँ बैठा हुआ था जिसको उसी टाइम पकड़ लिया गया था, एंड दैट टॉपिक इज ओवर। लेकिन उस छोटी सी चीज़ को उठा के मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी कि तूने उधर बोला क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो उधर क्यों नहीं बोला, ऐसा ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेरे पास। खुद यहाँ पे
दिल्ली के प्रोटेस्ट में मौजूद थे, जो कि पेपर लीक के बाद में था, पर कोई खुद नेता पंजाब में इस अपने- तरह की चीजें हो रही थी, कोई नेता अपने, पर उनको वहाँ का ध्यान नहीं रखना चाहिए था जहाँ पर उनकी मैं बोलता हूँ ना, Government कोई है। नेता अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ के किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। बी इट राहुल गांधी, बी इट केजरीवाल, बी इट असदुद्दीन ओवैसी, या फिर मोदी जी हो, बीजेपी वाले हो, कोई भी हो, सबका पर्सनल बेनिफिट होता है। अखिलेश यादव क्यों ना हो। तो अखिलेश यादव की ही खुद की सरकार थी 2003 में, जब एक एंटी मतलब कॉपिंग लॉ आया था कि आप जो ये पेपर लीक हो जाते हैं ना, नकल वकल वाली चीज़ों पे, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक लॉ आया था। उसको जब 2006-2007 में इनकी सरकार आई थी, मुलायम सिंह यादव की, इन्होंने उसको वो कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? और अब आप स्टूडेंट के साथ खड़े होके बोल रहे हो, आपकी वाइफ जो है वो भी स्टूडेंट का दर्द फील कर रही है, आपकी पार्टी का बैकग्राउंड खुद वैसा है पहले का, तो इट्स लाइक पर्सनल बेनिफिट होता है हर पार्टी का, तो इसलिए। बट ठीक है, फिर भी मेरा ये मानना है कि आप पर्सनल बेनिफिट अलग है। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अपोजिशन में हो, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लोग मेरे को इसलिए भी, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये ओपिनियन था जो वहाँ नहीं जा रहे थे कि उस पार्टी में तो पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं, तो मतलब उस प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं। अरे तो वो गवर्नमेंट के ऑपोजिशन वाले हैं, तो वो तो जाएंगे ना। ये इतना illogical कैसे है? नहीं, मेरे को दिस प्रोटेस्ट वाज पॉलिटिकल, नो नहीं, everything is political. Everything is अब मुझे एक political. चीज़ समझ नहीं आती कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, हमें पॉलिटिक्स, लेकिन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज पॉलिटिकल। हाउ कैन यू रिमूव पॉलिटिक्स फ्रॉम एनीथिंग? नहीं रिमूव कर सकते आप फिर तो आप भोंदू हो ना। आप अपने घर से निकले हो, घर से बाहर निकलते ही आपका जो AQI है वो 600-700 पहुंच गया। कैसे पॉलिटिकल नहीं हो आप? या तो आप भोंदू हो या तो फिर आपका एग्जिस्ट करना ही बेकार है इस धरती पे। तो नहीं, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, आई एग्री विद दैट। कल मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, वापस जा रहा था, एक कोई शो था, उससे एक देयर वाज अ कपल, वो बात कर रहे थे। वो लड़का ये बोल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को कि हमको वहाँ पर डस्टबिन में साइड में कॉन्डम्स मिले, ऐसी चीजें मिली CJP के प्रोटेस्ट में। ये JNU के बारे में भी बहुत बोला जाता है। आपने सुना होगा ये। बिल्कुल मेरे लिए वो थोड़ा सा नया था, क्योंकि मैंने इतना नहीं सुना, ऐसा नहीं सुना। मैंने ये सुना था कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वहाँ बैठे हुए हैं और अजीब अजीब नारे लगा रहे हैं। हॉस्टल्स में पता नहीं क्या बोलते कि इतने, ऐसा लग रहा था कि वो लोग आके हॉस्टल्स में गिन रहे थे कॉन्डोम्स, और फिर वो बता रहे थे पता नहीं ये आंकड़े कहाँ से लाते हैं। तो ये सेम CJP वाले प्रोटेस्ट के लिए भी वो लड़का बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से, और वो बेचारी एग्री कर रही थी उसकी बात को। तो मैंने एक बार ऐसे करके देखा, फिर मैं नहीं देखा दोबारा उधर, क्योंकि मेरे को लगा वो ऑकवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो सिर्फ वहाँ पर लड़का होता, वो किसी से बात कर रहा होता, तो मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करता समझाने की, बट मैं कहा ठीक है। जैसे हम इतना ज़्यादा WhatsApp फॉरवर्ड प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया इस्तीफा, दिया लेकिन नहीं है, छीना उसके है। हाँ, छीना है आप लोगों ने, वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद जो आए हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो तो वही दूध के धुले हुए हैं नहीं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय। ही इज़ नॉट ओनली एन एजुकेशन मिनिस्टर, वो एक रिसर्चर भी है। वो ही इज़ अ गुड रिसर्चर। उन्होंने थोड़े टाइम पहले रिसर्च की थी, बहुत रिसर्च करने के बाद एक वीडियो में उन्होंने आके ऐसा बोला कि कांग्रेस के टाइम पे लाइट ज़्यादा जाती थी, इस वजह से जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। वो जितने भी लोग मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं ना सरकार में, सब कठपुतली हैं। ऑर्डर कहीं और से आता है, कहीं और ऑफिस बना हुआ है, वहाँ इसका से। मर्म क्या था इस्तीफा का? क्या हासिल था इस्तीफा लेने का? अकाउंटेबिलिटी। और दूसरी चीज़ ये थी कि बताना था कि स्टूडेंट कोई गाजर मूली नहीं है कि काट पीट के फेंक दिया ऐसे ही उसको छील के। तो पहला ये कि रिजाइन हो गया, इट्स अ गुड साइन कि हाँ सरकार ने सुनी बात। हम प्रोटेस्ट करके पहले किसी से रिजाइन ले सकते हैं, हम हाँ। किसी को मजबूर कर सकते हैं कि वो, अगर उन्होंने सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो वो अपना पद छोड़ दें। ये इट्स वी मेड हिस्ट्री विद दैट, क्योंकि एक पार्टी जो ऑनलाइन शुरू हुई थी नॉर्मली ऐसे ही सब बोल रहे थे कि ये ऐसे ही है। कुमार विश्वास इतना बड़ा कवि है, वो कह रहा है कि कॉकरोच हैं तो हिट भी है बड़े बड़े, सफाया हो जाएगा उनका, ऐसे ऐसे करके। तो इतने बड़े बड़े लोगों के क्रिटिसिज्म के बाद भी एक पार्टी ऑन ग्राउंड आई, धीरे धीरे और बच्चे जुड़े जिनको CJP से कोई मतलब नहीं था, और उसके बाद एक मूवमेंट बना। सोनम सर ने ज्वाइन किया, वो टर्निंग पॉइंट था। आई रिस्पेक्ट दैट मैन अ लॉट।
उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद बहुत सारे लोग और आए, एक्टर्स आए बहुत सारे, तो एक ऐसा मूवमेंट जो पता नहीं कहाँ से निकल के आया और उसके बाद इस्तीफा लेके चला गया। इट्स लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को क्रॉस ओवर कर रही है, वो वहीं ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। इट्स कैंसर टू इंडिया, इंक्लूडिंग RSS, BJP, कांग्रेस, वट एवर इट कुड बी, सब कैंसर है। कास्टिज्म आपको लगता है कैंसर है ना, मेरे लिए कास्ट कैंसर है। कास्ट ही नहीं होनी चाहिए, कास्टिज्म तो बहुत आगे आती है ना चीज़, तो कास्ट ही कैंसर है देश के लिए। हालांकि क्योंकि हम भारत में बैठे हुए हैं और भारत का समाज ही सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है, वो तरह तरह के जाति और वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड Exactly, आप तो जो जो सिचुएशन बता रहे हैं बहुत आइडियल सिचुएशन है और एंड आई विल बी सो हैप्पी अगर ऐसा होता है, पर चूंकि अभी ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो इसके आज़ादी इसीलिए तो ली थी जमीनी तौर पर आज़ादी, एग्जैक्टली आपने आज़ादी अंग्रेजों से तो ली लेकिन जातिवाद से नहीं ली ना। यही तो बात है, वो आज़ादी तो कोई आज़ादी नहीं थी, वो तो खैर ठीक है, वो तो हमें 2014 के बाद मिली है वैसे भी। मेन आज़ादी तब होती जब आप जातिवाद से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, कम होने की जगह। बहुत जातिवाद से याद आया कि आजकल एक प्रोटेस्ट चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ। थोड़ा प्रॉब्लम है लोगों को इस चीज़ में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिजर्वेशन के? मेरे सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो संविधान में लिखा हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। सरकार ने माना है कि भेदभाव हुआ है, जो कास्ट हो रहा है, जो कास्ट सिस्टम है ना वो कॉन्टिंजेंट है, वो इसलिए है क्योंकि कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये जो कास्ट वाला सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। इट्स वाइस वर्सा, वो खत्म होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इस पे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये भी ओवर डिस्कस्ड है बहुत ज़्यादा, इन पे बात नहीं होनी चाहिए। आपको अगेन जो लग रहा है ओवर डिस्कस्ड है, बात नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअली बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है इस देश के लिए। हाँ, नहीं बात होनी चाहिए इन चीज़ों पे, मतलब ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बात ही नहीं होती। आप कह रहे हैं इस पे बात नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बताओ, आप मुझे PM बना दो, आप मुझे किस पे बात होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा बहुत रेलेवेंट है जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा बात? मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि हमें AI पे बात करनी चाहिए, स्कूल में AI मॉडल्स लॉन्च करनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि हमें सेक्स एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, है ना। अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि जो जेनजीज हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने बच्चे थे जो HIV से संक्रमित हुए हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि उनको नहीं पता है कि कैसे, क्या, कब, क्यों करना है। ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। आज भी गाँव में, कस्बों में जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना रिप्रोडक्शन वाला, तो वो चित्र नहीं बना पा रही है फीमेल टीचर कि यार ये थोड़ा अजीब लगेगा देखने में, ऐसा करके। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे बात करनी चाहिए, जिन पे बात हो नहीं रही है। आप मेरे को PM बना दो, मैं अगले 1 महीने के अंदर कास्टिज्म खत्म कर दूंगा। अच्छा, कैसे? वो इट्स अ सीक्रेट प्लान। अरे नहीं, आप यू शुड शेयर, ताकि बाकी लोग जो एटलीस्ट ऑडियंस के साथ शेयर करो। मैं नहीं चाहता कि 25-26 की एज में मेरे ऊपर UAPA लग जाए अभी फिलहाल। नहीं, लेकिन आप अपनी बात को बहुत ही सलीकामंद तरीके से रख सकते हैं। हाँ, मैं कैसे? नहीं, ऑन सीरियस नोट, बिकॉज़ आई विल अप्लाई अ लॉट ऑफ पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज। एक दो एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे। हाँ, जैसे मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, जैसे SC/ST एक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अनडाउटेडली कि वो एक्ट है, लेकिन क्या आज तक वो एक्ट ठीक से लागू हुआ? यही आज तक कितनी कंप्लेंट्स SC/ST एक्ट के तहत दर्ज की गई? सुनवाई तो दूर, ऐसे छोड़ दो, वो छोड़ दो। एक पुलिस वाला है, ठीक है, जिसने एक फीमेल के पीछे ऐसे करके डंडा घुसेड़ा, ठीक है, पूरी दुनिया ने देखा। वो फील्ड पे है अभी भी, नवीन राठी उसका नाम है, वो अभी भी फील्ड पे काम कर रहा है, ड्यूटी पे है, वो सस्पेंड भी नहीं किया है अभी तक उसको। मेरी टीम के लोग गए थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग, मेरे को मैसेजेस आए थे कि उन्होंने FIR भी कराई उस पर। हाँ। उसके बाद तो जब एक नॉर्मल आदमी है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जब उसके लिए नहीं कुछ हो रहा तो SC/ST तो छोड़ दो। करने की ज़रूरत ये है कि जो मोदी जी स्टूडेंट्स के लिए और नीट के लिए फास्ट ट्रैक कर रहे थे ना,
उनको जो पेंडिंग केसेस है ना SC ST की ब्रूटैलिटी वाले, उसको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। जब सजाएं मिलने लगेगी ना सही तरीके से तो चीज़ें नहीं होंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी कास्टिस्ट बिहेवियर करता है उनको सजाएं दी जानी चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो बहुत अनएथिकल है, जैसे कि रेप, इंक्लूडिंग रेप। सुषमा स्वराज जी जो बीजेपी की मिनिस्टर थी बहुत पुरानी, उन्होंने लॉ प्रेजेंट किया था बहुत सालों पहले, मरने से पहले, कि सीधा हिसाब किताब रखो, फांसी दे दो। अगर प्रूव हो जाता है कि मतलब इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड टू रेप तो फांसी दे दो ना, ख़त्म कर दो। तो वो लॉ अप्लाई कर दो आप, 1 महीने के अंदर रेप होना बंद हो जाएंगे। तो नहीं, आप कह रहे हैं थोड़ी कि पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। रेपिस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, पता है आपको। तो कुछ भी नहीं तो मुझे लगता है 2-4 करोड़ मर्द कम हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने बात की कि रेप जो जितनी भी वारदातें होती हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। इसके अलावा क्योंकि हम कास्ट सिस्टम पे बात कर रहे हैं, कास्टिस्ट बिहेवियर पे या कास्टिज्म पे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी सज़ाएं होनी चाहिए अगर कोई बिहेवियर ऐसा करता है। और क्या सज़ा देने से कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मोरालिटी की बात नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी के साथ कास्टिस्ट बिहेवियर कर रही हूँ तो ये क्या मेरी ये मोरालिटी, क्योंकि अगर मानते हैं कि सज़ा मिल भी गई, ये जो विदिन अंदर से जो चेंज आता है वो कैसे होगा, ये समझना। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि भारत के समाज में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग हैं जो 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 हिकारत भरी नजरों से देखा जाना चाहिए, तो वो मान के बैठे हुए हैं। तो आप चमारो जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये बताओ। चमारो आप ये एक स्लैंग है जो यूज होता है नॉर्मली, है ना। अब इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए UGC आया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज फिल्म में आती है जिसको बोलते हैं वोट बैंक। जब पता चला सरकार को कि भड़क गए लोग, तो उन्होंने जो UGC अप्लाई किया था SC ST वालों के लिए कि अगर कुछ ऐसा होता है तो एक्शन होगा, सजा होगी, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। हाँ एग्जैक्टली। तो डरती है सरकार। वोट बैंक इज समथिंग विच इज ऑन प्रायोरिटी ऑल द टाइम। अब उसके आगे कोई भी चीज आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे में जो लॉ बनाए हुए हैं खराब नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी के साथ खराब तरीके से पेश आना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को उसके मजहब या जाति की वजह से उसके साथ एक अलग तरीके का रवैया अपनाना, ये कर तो इस देश का नागरिक ही रहा है, सिटीजन ही रहा है ना। अब ये सरकार क्या एक्शंस लेगी ये तो बात है, वो लेती है, वो नहीं लेती, वो वापस ले लेती है, एक्ट्स लाए जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते। लेकिन ये जो सोया हुआ समाज है जिसकी चेतना मरती चली जा रही है, जो जागने को तैयार नहीं है, वो क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से और कानून लाने से ही बेहतरी आएगी या कैसे होगा? सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर से ही ठीक होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मतलब लोगों की मोरालिटी को जगाया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर से, अगर सरकार और हमारा जस्टिस सिस्टम सही से काम करे तो। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जब वो खुद ही यूथ को कॉकरोच बोल दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। अब नॉर्मली कुछ होता है तो बंदा PTI फाइल करता है जाके कोर्ट में कि ये प्रॉब्लम है, इसका जवाब दो। तो वो ये बोल देते हैं कि इन लोगों पे कोई काम नहीं है, ये बेरोजगार लोग हैं, इसीलिए आके ये सारी PILs फाइल करते रहते हैं और ये बेरोजगार लोग हैं, कॉकरोच है इस देश के लिए, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें जब कोर्ट के तरफ से सुनने को आती है तो बड़ा खराब लगता है। और दूसरे जवाब बात हो गई कि जैसे आपने कोर्ट का जिक्र किया, और इस देश के जो पॉलिटिशियंस भी हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन लोगों को आप बहुत अभद्र तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए देश को युवाओं के लिए या लड़कियों के लिए आप देखते हैं अमूमन। लेकिन कोई लड़की जो कि एक नाबालिग लड़की है, वो अज्ञानतावश या तैश में आके ऐसा कुछ कह दे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो ये जो अलग अलग तरह के दोहरे मापदंड हैं, ये मतलब सीख कहाँ से रहे? ये जो अगर बच्चे ये जो प्रोटेस्ट में जाकर अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करें तो ये वर्ड्स सीखे कहाँ से? ये जो तरीका है, ये जो रास्ता है, किन्होंने दिखाया? ये इस पे बात नहीं होनी चाहिए क्या? हर चीज़ पे बात होनी चाहिए, हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। चाहे कोई गांधी को गाली दे रहा हो, कलाम साहब को गाली दे रहा हो, मोदी जी को गाली दे रहा हो, राहुल गांधी को गाली दे रहा हो, राहुल गांधी की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहा हो, हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ पे बात नहीं होनी चाहिए। गलती करते हैं बच्चे,
आपने माफ़ कर दिया तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक पीएम इतना फ्री कैसे हो सकता है जो नॉर्मली अच्छा है वो वीडियो बना रहे हैं, इट्स क्वाइट गुड, बट ये पॉइंट नहीं लाना चाहिए था उनको। आपने कहा एक्टर्स आए और ये सब कुछ आया, आपका एक मैं पोस्टर देख रही थी जिसमें आमिर खान का कोई एक पोस्टर था कि रियल, तो था। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बात। मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर इस देश में रहते हो तो आप किसी मुद्दे पे मत बोलो। रेप हो रहा है मत बोलो, आप AQI पे मत बोलो, आप करप्शन पे मत बोलो, आप जो मर्डर्स हो रहे हैं उस पर मत बोलो, आप किसी चीज़ पे मत बोलो। बच्चों पे बोलना पड़ेगा आपको, यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। विराट कोहली पे भी बोला था मैंने, आमिर खान पे बोला था और भी बहुतों पे बोला था। एक गाना आया था थोड़े टाइम पहले। तो आपको ये लगता है कि जो आर्टिस्ट है, चाहे भले वो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स क्यों ना हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते कि अगर देश में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें अपना मत रखना चाहिए? इसलिए रखना चाहिए, उसका एक रीज़न है, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर रीज़न ये है कि हमारे देश के अंदर आइडल वर्शिपिंग होती है बहुत। मतलब वर्शिपिंग मतलब कि सेलिब्रिटी, शाहरुख खान के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, मैं या उनमें से सलमान एक के, हूँ। या अच्छा हाँ, तो मेरा तो जब शाहरुख खान ने इस मुद्दे पे नहीं बोला तो आपको बुरा लगा? हाँ, मुझे हर्ट हुआ है उससे। और सिर्फ शाहरुख खान की बात नहीं है, जो भी एक्टर है जिसने नहीं बोला, मैंने सबको क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन जो ऐसे लोग थे जो जुड़े हुए थे चीज़ों से, सिर्फ उनको बोला। आमिर खान को इसलिए बोला क्योंकि वो जुड़े हुए थे सोनम वांगचुक की उस मूवी से, 3 इडियट्स से, इसलिए बोला। और किसी को नहीं बोला मैंने, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनको नहीं बोला मैंने। विराट कोहली को इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बीजेपी का प्रोटेस्ट वो किया है, कैंपेन किया है कोई पॉलिसीज को लेके। आप तो बहुत बड़े फैन थे ना किसके? विराट कोहली के। मैं फैन हूँ अभी भी। पर आपको ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं रफ्तार का फैन हूँ, समय रैना का फैन हूँ, मैं जाकिर खान का फैन हूँ। स्टिल अगर मुझे कोई चीज़ उनकी प्रॉब्लमेटिक लगती है तो उस पॉइंट को मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ ना। मतलब बीइंग देयर फैन होने के बावजूद। ये इसी चीज़ की भी हम बात कर रहे हैं कि असहमति का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे नफरत करते हैं या आपके दुश्मन हैं। आप उनके अभी भी उनके फ़ैन हैं, लेकिन ये बात उनकी आपको अच्छी नहीं लगी। हाँ, ये भी डिपेंड करता है किस लेवल पे आप असहमत हो। अगर आप मेरे से इस बात पे असहमत हो कि पैलेस्टीन में जो होता है वो जेनोसाइड नहीं है, तो आप मेरे दुश्मन हो। फिर मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, आप मेरे लिए अच्छे इंसान नहीं हो फिर। तो बस वो। और हाँ, अगर आप नॉर्मल किसी ऐसी बात पे डिसएग्री करते हो कि हाँ सरकार की पॉलिसी मेरे हिसाब से सही है, तुम्हारे हिसाब से ख़राब है, तो वो चलेगा। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आप मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, क्या बात कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा मेनली प्रॉब्लम ये है कास्ट को लेके, जिसमें हम बात कर रहे थे उस टाइम बात अधूरी रह गई थी। मतलब हमारे माँ बाप की गलती है थोड़ी सी। मुझे कैसे पता कि शर्मा अपर कास्ट होते हैं और वाल्मीकि लोअर कास्ट होते हैं? मुझे कैसे पता चल गया था 10 साल की एज में? मेरी जो भांजी है उसको तो नहीं पता कि जो शेख और सैयद जो होते हैं वो अपर कास्ट हैं। वो नहीं दिखेंगे रोड पे कहीं झाड़ू लगाते हुए, लेकिन जो नॉर्मल कास्ट का आदमी है, जैसे अंसारी हो गया, आलम हो गया, इदरीसी हो गया, जो वैसे मुसलमान हैं वो दिख जाएंगे रोड पे। ये मुझे कैसे पता है? वैसे क्योंकि आपने इस जातिवाद की हम बात कर रहे हैं, और जो कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा देखा हिंदुस्तान में है, और इस्लाम के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में ये बात कही जाती है कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम है ही नहीं, एवरीबडी इज़ इक्वल। तो आपने कभी अपने आसपास या कहीं पर देखा है कि जो मुस्लिम व्यक्ति भी, अपर कास्ट मुस्लिम, लोअर कास्ट मुस्लिम के साथ भी उसी तरीके का रवैया अपना रहा है? बहुत ज़्यादा। इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं जातिवाद की तो सिर्फ और सिर्फ बात होती है कि एक अपर कास्ट हिंदू दलित व्यक्ति को जो है उसके साथ एक ऐसा रवैया अपना रहा है जो कि सही नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स भी ऐसा करते हैं, और वो फिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, और इस बारे में कभी खुल के कोई बात क्यों नहीं होती? इस्लाम हु इज फॉलोइंग इस्लाम इन इंडिया, राइट? तो अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से चेरी पिकिंग करते हैं कि ये चीज़ रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुसलमान मर्द है तो वो अपने हिसाब से चेरी पिक कर लिया कि ये चीज़ें रखनी है, ये नहीं रखनी, ये मेरी सहूलत की चीज़ें ये रख ली मैंने। तो जातिवाद कहीं भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब में हो, वो गलत है, ये हम कह रहे हैं। क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं, अभी हम लोगों ने मुझे ज़्यादातर इस बात के लिए एक्यूज़ किया जाता है कि यू टॉक अबाउट जातिवाद, यू टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम, यू डोंट टॉक अबाउट पासमानदा मुसलमान।